तो प्यारे साथियों नमस्कार। आइए आज की क्लास में जैसा कि थंबनेल आप लोग देख ही रहे हैं कि बिलियन चैप्टर यानी घोल सॉल्यूशन का हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई जो अभी तक बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और जो पूछने योग्य है, जो पूछ सकता है आपके बोर्ड में, उसको मैं चुन चुन करके लाया हूं। और इससे जितना शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाला है उसको भी मैं लाया हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो ये पसंद आए तो लाइक भी एक दे दीजिएगा, ठीक है। तो आइए, आप सबसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप स्किप नहीं करना है, छोड़ करके नहीं जाना है, शुरू से अंत तक देख लेंगे तो पूरे सॉल्यूशन चैप्टर यानी 8 नंबर तो ऐसे और डबल बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे आपका 16 नंबर को क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आइए अब आपसे देरी न करते हुए वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि कहा गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को कहते हैं विलेय कि विलाय कि विलयन के, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े भी होंगे और जानते भी हैं कि देखिए जिंदगी में कभी एक पदार्थ को हम लोग विलयन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। विलयन जब भी कहेंगे तो दो होगा या दो से का होगा, अधिक होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि देखिएगा समांगी का मतलब हुआ कि देखिए अगर खाली एक पानी लेकर के ऐसे करेंगे तभी उसको विलयन नहीं कहा जा सकता है। अगर खाली चीनी को लेकर के ऐसे करेंगे तभी उसको विलयन नहीं कहा जाता। जब दोनों को मिलाएंगे, वो भी ऐसा नहीं है कि चीनी नीचे हो जाए पानी ऊपर हो जाए तो उसको भी नहीं कह सकते हैं। उसको कहते हैं कि जो चीनी और पानी दोनों का हो जाए, एक साथ मिल जाए, कहीं से भी उसको क्या करे, चखे तो क्या लगे, मीठा लगे, एक समान लगे, तो उसको बोलते हैं का समांगी। माने हर एंगल से, हर यदि से का हो, पूरा मिला हुआ हो, घुला हुआ हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग को याद हो गया होगा कि विलयन किसको कहते हैं, दो या दो से अधिक। या आपसे शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं एक बार ऐसे कर देता हूं कि दो या दो से अधिक, क्योंकि अगर नमकीन थोड़ा सा सॉल्यूशन बनाना है तो आपको दो से थोड़ा सा नींबू डालना होगा, थोड़ा सा नमक डालना होगा, तो इसलिए दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यहां आप लोग द्विआधारी की जगह पर द्विअंशी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, द्विअंशी विलयन कर लेंगे, द्विअंशी, ठीक है। द्विधारी भी बोला जाता है लेकिन ज्यादा बेहतर होगा द्विअंशी, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि देखिए जो बिलियन है, क्या है, बिलियन के प्रकार होते हैं। बिलियन के क्या होते हैं, प्रकार, यानी उसको बांटा गया है। अब एक बांटा गया है अवयव के आधार पर। किसके आधार पे, अवयव के आधार पर। अगर मान के चलिए कि बिलियन में दो अवयव है, ठीक है, अवयव के आधार पर द्विअंशी विलयन होते हैं, त्रिअंशी विलयन होते हैं, चतुअंशी विलयन होते हैं। तो बात करते हैं कि देखिएगा द्विअंशी विलयन किसको कहते हैं। यहां से भी आपसे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि वैसे विलयन जिसमें दो और केवल दो अवयव होते हैं, दो अवयव उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअंशी विलयन कहते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है, थोड़ा सा इंग्लिश में टाइपिंग हुआ लेकिन आप लोग इसे घुसाइएगा नहीं। देखिए टू सब्सटेंस मतलब दो पदार्थ, दो अवयव बोलना चाहिए, ठीक है। दो अवयव, तीन अवयव, चार अवयव, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको मैं डिफिनेशन ही दिया कि वैसे विलयन जिसमें केवल क्या हो, दो अवयव उपस्थित हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विअंशी विलयन कहते हैं। तो याद रखिएगा द्विअंशी विलयन में दो अवयव क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चतुअंशी,
क्या कह रहा है कि चतुअंशी विलयन में विलय की संख्या होती है। अब मेरे प्यारे साथियों तो थोड़ा सा आ जाइए, हम लोग जानते हैं कि जो विलयन है वो किससे किससे मिलकर के बनता है, विलय और क्या, विलायक। विलय और विलायक मिलकर के क्या बनता है, विलयन बनता है। ठीक है, ठीक है, विलय और विलायक मिलकर के क्या, विलयन बनता है। अब विलय तो आप लोग देखिएगा, विलय तो जानते ही हैं, विलायक दूसरी विलायक होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए जो घुल जाता है, क्या होता है, वैसा पदार्थ जो घुल जाता है, क्या हो जाता है, घुल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, विलय। और जो घुला देता है, जो क्या कर देता है, घुला देता है, जो घुला देता है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। इसलिए मैंने आपको कुछ एथी भी बताया था, जब ये घुल घुला, घुल घुला, ठीक है, घुल घुला। अब घुल, घुल का मतलब देखिए, जो घुल जाता है उसको हम विलय कहते हैं, जो घुला देता है, जैसे पानी हो गया, चीनी को क्या कर देता है, घुला देता है, नमक को क्या करता है, घुला देता है। तो घुल घुला, जैसे गाना एक सुने होंगे, गुलगुला रे गुलगुला बाहों में मेरे। तो देखिएगा ये जो आपने यदि सुना होगा तो देखिएगा, एक होता है विलय, दूसरा का होता है विलायक, ये मिल करके क्या करते हैं, विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो याद हो गया होगा कि विलय किसको कहते हैं, ऐसे भी कहा जाता है, विलयन में जिस अवयव की मात्रा, विलयन में जिस अवयव की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसको क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और विलयन में जिस अवयव की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कोई भी किसी प्रकार के विलयन हो, उसमें एक होगा आपका विलायक होगा, और उसके बाद बाकी जो होंगे वह क्या होंगे, विलय होंगे। जैसे मार्केट में जाते हैं सब्जी किनने, तो क्या होता है, एक होता है झोला, अब बाकी क्या होते हैं, सब्जी होते हैं। तो सब्जी माने विलय और झोला माने समझने लायक विलायक। ठीक है, तो कह रहा है कि चतुअंशी विलयन में विलय की संख्या होती है। ठीक है, तो 4 में एक होगा विलायक, अब बाकी क्या होंगे, विलय होंगे। तो कितना होंगे, 3 होंगे। क्या होंगे, 3। तो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब आप पता कर सकते हैं, त्रिअंशी विलयन में विलय की संख्या होती है, तो एक होगा विलायक और बाकी होगा क्या, विलय। तो 3 है, तो एक हो गया क्या आपका विलायक, तो 2 को क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिएगा, निम्न में से किस विलयन को, निम्न में किस विलयन को सामान्य ताप पर विलय की और मात्रा घुलाई जा सकती है। ठीक है, हम लोगों ने घुलाने के आधार पर, हम लोगों ने क्या, घुलाने के, अभी इसके पहले में हम लोग पढ़े कि अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा द्विअंशी विलयन, त्रिअंशी विलयन, चतुअंशी विलयन। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के भी है कि किसके, घुलाने के आधार पर, किसके आधार पे, घुलाने के आधार पर जो विलयन होते हैं, असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और का अति संतृप्त विलयन होते हैं। तो अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में किस विलयन को सामान्य ताप पर विलय की और मात्रा घुलाई जा सकती है। तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं भूखा सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, भूखा सॉल्यूशन। माने इसमें असंतृप्त विलयन में विलय की और मात्रा क्या की जा सकती है, घुलाई जा सकती है। तो अगर आपसे कोई पूछते हैं कि असंतृप्त विलयन किसको कहते हैं, तो बता दीजिएगा कि वैसे विलयन, क्या बोलेंगे, वैसे विलयन जिसमें विलय की माने सामान्य ताप और दाब पर, सामान्य ताप पर, ठीक है, विलय की और मात्रा घुलाई जा सकती है, उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। और वैसे विलयन जिसे सामान्य ताप पर विलय की और मात्रा घुलाई नहीं जा सकती। असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन की वैसे विलयन जिसे ताप को क्या करके, बढ़ा करके विलय की और मात्रा अगर घुलाई जाती है तो उसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में किस विलयन को सामान्य ताप पर विलय की और मात्रा घुलाई जा सकती है। तो वो होगा आपका कौन, असंतृप्त विलयन। याद रखिएगा कि इसमें और विलय की मात्रा माने सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर घुलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विलय
करें कि विलेय तथा विलायक के मात्रा के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, तो विलेय और विलायक के मात्रा के अनुपात को याद रखिएगा, क्या कहते हैं? सांद्रण। क्या कहते हैं? सांद्रण, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। यानी देखिएगा, ऊपर में विलेय, नीचे में क्या? आपका विलायक। ठीक, या आप विलयन भी कह सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, विलेय और विलायक के मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? सांद्रण, इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो आप मात्रा भी याद रखेंगे। क्या करेंगे? मात्रा, यानी देखिए सांद्रण इस दुनिया में, सांद्रण ऐसे भी समझ सकते हैं कि सांद्रण इस दुनिया में झाड़ू पोछा लगाने नहीं आया। ठीक है, सांद्रण इस दुनिया में आया विलयन के मीठापन और का फीकापन को क्या करने के लिए? बताने के लिए। जैसे कि आपसे कह दूं कि आपके पास 2 से 3 कंटेनर ले लीजिए, सब में 1-1 लीटर पानी ले लीजिए। सब में क्या कर लें? 1-1 लीटर पानी ले लेंगे। ठीक है, सब में आपको 1-1 लीटर पानी लेना है। इसमें क्या कर दें कि 100 ग्राम चीनी दे दें। ठीक है, इसमें दे दें 200 ग्राम चीनी दे दें। ठीक है, और इसमें दे दे का 300 ग्राम चीनी दे दें। ठीक है, और कहे कि कौन ज्यादा मीठा होगा, तो आप कहिएगा क्या कि 300 ग्राम वाला क्या विलयन का होगा? ज्यादा क्या होगा? मीठा होगा। तो यही इसका सांद्रण माने का होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, 300 ग्राम वाला पानी वाला का का होगा? ज्यादा मीठा होगा। तो यही है सांद्रण का है आपका मीठापन फीकापन को बताता है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए याद रखिएगा कि जो विलयन होते हैं सांद्रण, तो उस सांद्रण को बताने क्या, ठीक है, ये जैसे होता है सांद्रण को बताते हैं कौन कौन? देखिए ये होता है कुछ सांद्रण के बताने कहते हैं, एक को कहते हैं मोलारता, दूसरा मोललता, मोललता, मोल अंश, मोल अंश। अब कहीं कहीं आपको प्रभाज भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से है। ठीक है, मोलरता, मोललता, मोल अंश या प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, तो अब आते हैं, ठीक है, जैसे आप कोचिंग स्कूल जाते हैं तो आपके गुड मॉर्निंग कहने का बच्चे का अंदाज सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई कहता है गुड मॉर्निंग सर, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग, ऐसे कहते रहता है। तो इसी प्रकार देखिए ये सांद्रण को बताने का सबका क्या है? अलग अलग अंदाज है। अब देखिए ये जो मोलरता है, या देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 1 लीटर, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि मोलरता किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों कि जैसे आपके पास एक कंटेनर हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया? 1 लीटर पानी ले लिया। कितना? 1 लीटर सोल्यूशन है, सॉरी 1 लीटर क्या है? सोल्यूशन है। इसमें जितना विलेय की मात्रा का होगा, घुला होगा, उसी को क्या कहते हैं? मोलारता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलारता। तो क्वेश्चन 1 लीटर विलयन में कब लेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोलारता, कि मोललता, कि मोल अंश, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा क्या कहते हैं? मोलारता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलारता। इसको याद भी कर लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 लीटर कब लेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलारता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मोलारता पर है, किस पर है? मोलारता पर। कहता है 98 ग्राम, क्या कर रहा है? 98 ग्राम H2SO4 को जल करे कि 98 ग्राम H2SO4 को जल के साथ, ठीक है, जल के साथ मिश्रित कर कितना 10 लीटर विलयन बनाते हैं, तो मोलारता क्या करें? ज्ञात करें। ठीक है, जल की इतना को जल के साथ होना चाहिए, जल के साथ होगा। ठीक है, तो आइए देखिए मोलारता कैसे निकालते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आप देख रहे हैं विलेय कितना है? तो ये है आपका 98 ग्राम है, तो उसको ऊपर में रख देंगे। जो विलेय है सोलूट है, सोलूट के विलेय के मास को कहाँ रख देंगे? ऊपर। अब उसके बाद क्या करते हैं
अब उसके बाद हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, ठीक है, मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं किसके, H2SO4 का। देखिए तो कैसे निकालते हैं, वही इसकी मास को, ठीक है, मास को जोड़ करके निकालते हैं, जिससे हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन का मास एक होता है, और इसमें दो है तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये सल्फर, तो सल्फर का होता है कितना, 32, और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 गो इसका परमाणु है, तो कितना हो जाएगा, 100 चौका 64। जब जोड़ेंगे, अब जब जोड़ेंगे पूरे को, तो इसका क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। गुण है, देखिए लीटर में है तो 1/V होता है, 1/V, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका का 1/10। अब इसको काटेंगे, 98 से 98 कट गया, अब 1/10 है। अब जब 1 में 10 से हम लोग भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। देखिए तरीका है, छोटे क्लास से पढ़ता है कि अगर ऊपर नीचे में 1 0 तो ऊपर में एक अंक के बाद का दशमलव लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। भाग देकर भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1, यहाँ थोड़ा सा माइनस नहीं है, ये दशमलव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.1, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये भी है, थोड़ा सा यदि है चेंजिंग है, कह रहा है कि देखिए 100 ग्राम CaCO3 को 100 ग्राम CaCO3 को 80 ग्राम जल में मिश्रित कर विलयन बनाते हैं, ठीक है। तो यदि इस विलयन का घनत्व इतना ग्राम है तो तब विलयन की क्या करें, मोलरता ज्ञात करें, ठीक है। तो मोलरता ज्ञात करें, तो देखिए मोलरता का हम लोग निकालेंगे, तो इसमें थोड़ा सा देखिए आपका यदि नहीं दिया गया, वॉल्यूम नहीं दिया गया, आयतन नहीं दिया गया, देखिए घनत्व दे दिया है, क्या दे दिया, घनत्व। तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि घनत्व के फॉर्मूला से, डेंसिटी से हम पहले आयतन निकाल लेते हैं। देखिए घनत्व को का फॉर्मूला होता है D बराबर, ठीक है, M बटा क्या होता है, V होता है, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। तो देखिए घनत्व तो दिया है कितना, 1.8 दिया है, और मास, तो मास तो दिया है, देखिएगा ये 8 और ये 100 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो ये कर देंगे 900, ठीक है। अब यहाँ पर हम यही तो निकालना है, आयतन निकालना है, तो देखिए इसको यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देंगे, ठीक है। तो V बराबर हो जाएगा 900 बटा का 1.8। तो देखिएगा अगर इस दशमलव को हटाते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 18, अब बटा में का 10, ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा, यहाँ कितना 10 हो जाएगा। इसको काटते हैं तो देखिए 18 पचे कितना होता है, 90 होता है। तो ये 18 पचे 90, ये 0 हो जाएगा, यानी 500। तो ये 500 ml क्या हो जाएगा, मेरा आयतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आयतन। और हम जानते हैं, अभी आपको बताया है कि मोलरता कैसे निकालते हैं। ये देखिए ये जो सोलूट है, विलेय है, इसके मास को कहाँ रखते हैं, ऊपर में, तो रख दीजिए इसके मास को ऊपर में। और जब इसका निकाल लीजिए, इसका CaCO3 का मास निकालिए, ठीक है, तो इसका भी निकालिएगा मास, तो 100 आएगा। कैसे, कैल्शियम, तो कैल्शियम का देखिएगा कितना होता है, 40 होता है, और कार्बन का कितना, 12, और एक ऑक्सीजन को होता है 16, तो 3 है तो कितना हो जाएगा, 48, 16 48। अब इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। है देखिए ध्यान से, ये है किसमें, ml में है, क्या है, ml में। तो ml में होगा तो हम क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, अब बटाई भी लिख देंगे 500, ठीक है। अब देखिए ये 100 से ये 100 का हो गया, कट गया। अब यहाँ भी 2 0 से 2 0 कट गया, ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2 मोल, क्या हो जाएगा, 2 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखिए ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, सेम है इसी पर, ठीक है। तो मैं आपके लिए जा रहा हूं, कम आप इसको बना करके सेम 9 की जैसे ही क्वेश्चन का है 10 है, तो इसको आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है कि 10 का ऑप्शन क्या होगा। ऐसे 10 का आपको ऑप्शन बताना है कि ये होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब कहता है कि मोलरता का, किसका, मोलरता का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा मोलरता का जो मात्रक होता है वह होता है का मोल, क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर, यानी ऐसे मोल प्रति लीटर होता है। क्योंकि देखिएगा हम मोलरता का फॉर्मूला जानते हैं क्या, N/V, ठीक है। तो ये होता है आपका मोल, ये क्या, जैसे ये मोल होता है तो मोल, और ये आयतन है तो क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। नेक्स्ट करें कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो याद रखिएगा शुद्ध जल की जो मोलरता होती है 55.5 का 55.5, ठीक है, 55.5 मोल प्रति लीटर होती है, 55.5 मोल प्रति लीटर होती है। अगला करें कि शुद्ध जल का, इसका शुद्ध जल का घनत्व होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, शुद्ध जल का घनत्व जो होता है 1 ग्राम का होता है, 1 ग्राम प्रति लीटर होता है। कह रहे हैं कि मोल अंश की सीमा होती है, मोल अंश की सीमा होती है। तो ये भी याद रखेंगे कि जो मोल अंश की सीमा होती है, रेंज होती है, वह 0 से बड़ा होता है अंश, 0 से बड़ा मोल अंश, बड़ा मतलब 0 से बड़ा होता है, और 1 से क्या होता है, छोटा होता है मोल अंश, ठीक है। 0 और 1 के बीच में ही होता है मोल अंश का मान। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, करें कि निम्न में कौन मात्रकहीन राशि है, माने किसका मात्रक नहीं होता है। कहता है कि मोलरता, नहीं, ये मोलरता का मात्रक होता है। क्या होता है, मोल प्रति लीटर, ठीक है। अब मोललता का, इसका भी मात्रक होता है, ठीक है, ये भी मात्रक ही नहीं है, ये भी होता है मोल प्रति केजी होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मोल अंश का देखिएगा, मोल अंश का आपका मोल अंश का नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए ऊपर में भी मोल होता है, ऊपर में भी मोल और नीचे में भी का मोल, तो मोल कट जाता है, ठीक है। तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो याद रख कर लीजिएगा कि मोल अंश जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रकहीन होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि निम्न में कौन साधारण ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि देखिए जिसमें आयतन होगा, जिसमें भी होगा, तो वो तो आपको टेम्परेचर पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। जिसमें भी होगा, आयतन होगा, उसमें तो टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए मोलरता का फॉर्मूला जानते हैं N/V, ये तो करता है। मोललता यानी N/, का होता है मास, क्या होता है, N/मास, ठीक है। और ये नॉर्मलता होता है, तो ये E/, का होता है V होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें माने आपको कहने को मतलब मोलरता हो गया, मोलरता और नॉर्मलता होगा, टाइपिंग थोड़ा सा दिए, ये दोनों, ये तो करता है। आप पूछा गया कौन नहीं करता, तो याद रखिएगा कौन, मोललता, तोतला भाई, ठीक है। ये आपका ताप पे निर्भर नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन आपको क्या बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले, कहें कि निम्न में कौन साधारण ताप पर निर्भर करता है। निम्न में कौन साधारण ताप पर निर्भर करता है। तो देखिएगा अभी मैंने बताया, ठीक है, कि करता है, तो ये तो करता है, और ठीक है, ये करता है, कर के निम्न में कौन साधारण ताप पर निर्भर करता है। हाँ, ये करता है, क्योंकि ये नहीं करता है, मोल अंश नहीं करता। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये करता है। नेक्स्ट करें कि H2SO4 का समतुल्य भार है, ठीक है, H2SO4 का समतुल्य भार है। तो देखिए कैसे हम लोग समतुल्य भार निकालते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। पहले इसका
मोलिकुलर जो मास होता है उसको ऊपर रखते हैं। तो देखिए H2SO4 का निकाले भी थे, कितना आया था, H2SO4 का मोलिकुलर मास आया था कितना, 98। ठीक है, जब H2SO4 का मोलिकुलर मास निकालिएगा तो कितना आएगा, 98 आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना 64, जब जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि इसके जब इसको तोड़ेंगे तो ये देखिएगा ये टूट जाएगा, जब ये टूट जाएगा किस में, प्लस में, और ये टूट जाएगा किस में, माइनस में। ठीक है, तो ये +2 में टूटेगा, ये क्या माइनस में। जैसे ये देख लीजिए H2SO4 को जब हम तोड़ेंगे पानी के साथ, ठीक है, तो ये टूटेगा किस में, H+ और का SO4 माइनस में। तो कोई एक चार्ज से क्या कर देंगे, इसका भाग दे देंगे। ठीक है, किसी भी चार्ज से इसका क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे निकलता है आपका समतुल्य भाग। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौक 8, 2 9 18, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। आइए अगला करें कि CH3COOH का समतुल्य भार है, तो वैसे ही करना है आपको। ठीक है, कि इसका निकाल लेना है। ठीक है, तो ये कार्बन का हम जानते हैं कि कार्बन का कितना 12 होता है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, और हाइड्रोजन का एक होता है तो ये कितना 3 1 4 हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 2 है तो कितना 32 हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो कितना टोटल 60 हो जाएगा। और इसके जो तोड़ेंगे तो इसका फैक्टर देखिएगा, ये ऐसे टूटता है, टूटेगा ऐसे CH3 माइनस IH+। ठीक है, तो एक चार्ज होता है तो कोई एक चार्ज से भाग देंगे। ठीक है, तो 60 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 60 ही होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि CaCO3 का समतुल्य भार है। CaCO3 का हमने CaCO3 का निकाला था, तो कितना आया था, 100 आया था, कितना 100, और 100 में इसका फैक्टर है, ये टूटता है +2 में और ये -2 में। तो कोई एक चार्ज से, ठीक है, CaCO3 टूटता है किस में, तो Ca+2 में और CO3 -2 में। ठीक है, तो कोई एक चार्ज से भाग दे देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि 2 मोल क्या करें, 2 मोल H2SO4 विलयन की नॉर्मलता होगी। तो याद रखिएगा हम लोगों ने नॉर्मलता का एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, वो पढ़ा था का M, क्या पढ़ा था, M इंटू एक्स। तो देखिएगा यहाँ आपका तो दिया है ये मोल, ठीक है, तो यहाँ का कितना 2, और इसका H2SO4 माने वहीं इसके फैक्टर से क्या कर देना है, जब ये टूटेगा ना H2SO4 तो ये किसमें, H+ में और SO4 -2 में। ठीक है, तो कोई एक चार्ज से यदि कर देना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना 4। तो ये बताइए इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, वो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अब ऐसे ही इसको बना देना 3 मोल। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला हमने बताया नॉर्मलता की, वो होती है आपका क्या, M I का होता है X। तो M कितना है, 3 है, और ये H2SO4 को तोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 3 गुना कितना 6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका D सही हो जाएगा। चलते हैं इसी प्रकार देखिए CaCO3 के 3 मोल जलीय विलयन की नॉर्मलता होगी। तो ये हो जाएगा कितना 3, और CaCO3 तोड़ेगा तो Ca+2 में टूटेगा, CO3 -2 में, तो यानी 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं करें कि इसी तरह CaCO3 के 4 मोल जलीय विलयन की नॉर्मलता का होगी। तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, बना करके आप लोग कमेंट बॉक्स में यदि कर दीजिएगा कि इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए अगला करें कि यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता क्या होगी। तो याद रखिएगा मोलरता अगर किसमें दिया है, ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, तो ये ग्राम प्रति लीटर को ऊपर में रख देंगे और ग्राम प्रति लीटर को कहाँ रख देंगे, ऊपर, और उसके बाद का
मोलर मास, ठीक है। तो देखिएगा ये कितना दिया है ग्राम प्रति लीटर, ये दिया आपका कितना 30, क्या दिया है 30। और जब यूरिया के जब मोलर मास निकालेंगे तो वो आएगा कितना 60 आएगा, ठीक है। यूरिया के जैसे NH2 CO NH2, ठीक है। तो देखिए दो नाइट्रोजन है, दो क्या है नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 को है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और देखिए कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16, जब जोड़ेंगे तो पूरा टोटल क्या हो जाएगा 60। तो काटिए 30 से कम 30, 30 दूना क्या 60, यानी कितना हो जाएगा बताइए, मोलरता कितना हो जाएगा 1/2 हाफ हो जाएगा। अगला करें कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, कई बार पूछा गया है। करें कि किसी बिलियन के 200 ml में, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की क्या मोलरता क्या है। तो देखिएगा मोलरता कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये बिले है, सोलूट है, तो इसके मास को कहाँ रखते हैं ऊपर में, और उसके बाद इसके मोलर मास को। तो जब NaOH का मोलर मास निकलेगा तो कितना होगा 40 होगा, क्या होगा 40 होगा। कैसे, देखिए सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ लीजिए 40 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये इसमें है ml में है, ठीक है, ml में है, तो 1000 से गुणा कर देंगे। अब बटा इसके आयतन को लिख लेते हैं 200, ठीक है। इसको जब काटा कुटी करेंगे तो काट लेते हैं, देखिएगा तो ये हो गया 2 0 से 2 0 कटा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी क्या 1/4। जब इसको हम दशमलव में बदलेंगे, इसको जब दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा 0.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य ताप सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। तो याद कर लीजिएगा ये फर्स्ट ईयर का चीज है, इंटर का फर्स्ट ईयर का चीज है, वो होता है आपका कितना 22.4 लीटर होता है, कितना होता है 22.4 लीटर होता है। अब आइए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई बार बोर्ड में आपके आ चुके हैं, ठीक है। कह रहा है कि 234 कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम क्या है चीनी है। अब याद रखिएगा कि ये 234.2 ग्राम, ठीक है, ये पूरा चीनी के क्या है घोल है, बिलियन है, और इसमें इतना ग्राम 34.2 ग्राम क्या है ये चीनी है, बिले है। ये आपका पूरा घोल हो गया, बिलियन हो गया, ये आपका बिलियन हो गया, मतलब घोल हो गया, ठीक। और ये आपका बिले हो गया, क्या हो गया बिले। आप घटा दीजिएगा, क्या कर देंगे घटा देंगे, तो आपका विलायक निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा विलायक, क्योंकि बिले और विलायक मिल करके बिलियन बनाते हैं। तो देखिए 0, ये 0 और 3 में से 3 गया 0, ये देखिए 200, क्या बोल देंगे 200 आपका ml जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका विलायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा विलायक माने पानी हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा गया है घोल का मोल ललता, ठीक है, सांद्रण क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं कि जो बिले होता है, जो सॉलिड होता है, उसके मास को कहाँ रखते हैं ऊपर में। तो देखिएगा ये बिले कौन है आपका, ये है चीनी है, यानी 34.2 को कहाँ रखेंगे ऊपर रखते हैं। और उसके बाद इसका मोलर मास चीनी का, तो चीनी का याद रखिएगा, चीनी का जो मोलर मास होता है वो आपका कितना होता है 342 होता है, क्या होता है तो 342 हो जाएगा। अब देखिएगा ये आपका किस में है ग्राम में है, तो ग्राम में है तो क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और ये इसका मास, ठीक है, किसका विलायक का मास, ठीक है। तो विलायक का मास कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब इसको काटाकुटी करते हैं, ठीक है। यह देखिएगा ये जब दशमलव हटाएंगे ये हो जाएगा 300 का 42,
देखिए यहाँ पर आ जाएगा, नीचे में कुछ का आ जाएगा, 0 आ जाएगा, माने 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव हटाते हैं। ठीक है, तो नीचे में 1 लिखते हैं और जितना अंक होता है उतना 0। ठीक है, गुणे 1000 बटा का 200। अब इसको काटाकुटी करते हैं तो देखिए 342 से 342 कट गया, और ये 1 0 से 1 0 कट गया, आई 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक, तो बचा कितना, 1/2। 1/2 को जब दशमलव बदलेंगे तो कहा जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, बी। ऑप्शन बी का हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। करें कि निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, ताप से, तो देखिए कौन ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखिएगा मोललता। क्या बोलेंगे, मोललता जो होता है वो ताप पर आपका निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अगला करें कि निम्न में कौन अणु संख्य गुण है। ठीक है, निम्न में कौन अणु संख्य गुण धर्म है। तो याद रखिएगा कि ये आपको याद कर लेना है कि इसीलिए ये चार्ट बनाया गया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो आपका 4 ही होता है। ऑप्शन कितना होता है, 4 ही होता है, लेकिन दिया गया कितना इसमें, 5 गो। ठीक है, इसलिए कि याद करने के लिए। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या इसे और भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो याद कर लेना है कि निम्न में कौन अणु संख्य गुण धर्म है या उदाहरण है। तो याद रखिएगा वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है होता है क्वथनांक का उन्नयन। क्या होता है, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हिमांक का अवनमन। और चौथा प्रसरण दाब या प्रसरणी दाब। तो ये सब होते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन या आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन, चौथा प्रसरणी दाब या प्रसरण दाब। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, करें कि निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अणु संख्य गुण है। ठीक है, करें कि निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अणु संख्य गुण है। तो देखिएगा ये तो पृष्ठनाव नहीं है, चलाकता नहीं है, अर्धायु नहीं है, कौन है, प्रसरण। जब सिर्फ प्रसरण दिया है तो वो हो जाएगा आपका अणु संख्य गुण, क्योंकि ये नहीं होते हैं। अगला नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्य गुण धर्म नहीं है। आपको इसमें से बता देना है कि कौन अणु संख्य गुण धर्म नहीं है। ठीक है, देखिए हिमांक का अवनमन ये तो अणु संख्य गुण धर्म है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये तो है। क्वथनांक का उन्नयन है, लेकिन हाँ देखिए प्रकाशीय क्रियाशीलता ये आपका अणु संख्य गुण धर्म नहीं है। अगला करें कि वाष्प दाब डैश पर परिभाषित होता है, निम्न ताप पर कि उच्च ताप पर कि साम्य अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वाष्प दाब जो होता है ना वो किस पर, साम्य अवस्था पर परिभाषित होता है। जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि साम्य अवस्था पर, किस पर, साम्य अवस्था माने इक्विलिब्रियम स्टेट पर वाष्प के द्वारा, किसके द्वारा, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग भी याद कर लीजिए, इस शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाष्प दाब को परिभाषित करें। तो याद कर लीजिए मेरे साथ, कहेंगे कि साम्य अवस्था पर, किस पर, साम्य अवस्था पर वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि किसका वाष्प दाब ऊंच होता है, तो याद रखिएगा शुद्ध विलायक का, किसका, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होता है ना, वेपर प्रेशर होता है, वो क्या होता है, उच्च होता है। अगला करें कि निम्नलिखित में कौन वाष्प दाब में अवनमन का सत्य सूत्र है। देखिए अवनमन माने होता है कमी, कौन वाष्प दाब में कमी का सूत्र है। पहला P नॉट प्लस पी एस, कि पी एस माइनस पी नॉट और पी नॉट माइनस पी एस। तो देखिएगा ये याद रखिएगा
वाष्प दाब में कमी का, वाष्प दाब में थोड़ा सा टाइपिंग में थी है, वाष्प दाब में कमी का सूत्र जो होता है वो होता है कौन, पी नॉट माइनस का पी एस। ठीक है, ये क्या होता है, वाष्प दाब में कमी माने अवनमन का ये क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, पी नॉट माइनस का पी एस, पी नॉट माइनस पी एस। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन का सत्य सूत्र है, सत्य सूत्र है। तो ये होता है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ का वेपर प्रेशर। ठीक है, तो होता था क्या कि पी नॉट माइनस का पी एस बटा का पी नॉट। ठीक है, ये होता था वाष्प दाब के आपेक्ष अवनमन का सत्य सूत्र होता था, या वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है, ये बोलना चाहिए क्या, पी नॉट का होगा पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस बटा का पी नॉट, यानी ऑप्शन का होगा बी सही होगा। अगला करें कि अवाष्पशील विलेय के लिए विलायक के साथ मिश्रित करने पर विलयन का वाष्प दाब इतना हो जाता है 700 mm ऑफ एच हो जाता है, तब वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन होगा। तो याद रखिएगा ये विलयन हो गया, क्या हो गया, तो विलयन के वाष्प दाब को हम किससे, पीएस से डिनोट करते हैं, किसे करते हैं, पीएस से। तो ये हो गया आपका कितना, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पी नॉट माइनस का पीएस बटा का पी नॉट, ये होता है आपका वाष्प दाब का आपेक्ष अवनमन का। तो देखिए शुद्ध, हम जानते हैं कि शुद्ध विलाय का वाष्प दाब जो होता है, शुद्ध विलाय का वाष्प दाब होता है 760 होता है, कितना, 760। ये आपका बिलियन है, तो ये हो गया आपका कितना, 700 बटा ए का 760। तो घटाते हैं, ठीक है, कि तो ये 760 में से 700 जाएगा तो कितना, 60 बटा का, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और फिर से 2 से काटते हैं तो 2 तिहाई 6, ये 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16 मैंने 3 बटा 38। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको 37 नंबर बताया। ये देखिए, ये है आपका बिलियन का है, तो इसको क्या लिखेंगे, पीएस लिख देंगे। ठीक है, तो ये 760 माइनस 660 अब बटा का 760, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 760 में से 660 जाएगा तो 100, अब बटा का 760, एक जीरो से एक जीरो कटा, फिर से 2 से काटते हैं। ठीक है, तो 2 पचे 10, आइए 38 दूना 36 हो जाएगा। तो इसमें देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं, अब कह रहा है कि राउल्ट नियम के अनुसार, ठीक है, राउल्ट नियम के अनुसार प्रत्येक पदार्थ का आंशिक दाब समानुपाती होता है। तो देखिएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। ठीक है, तो देखिए ये राउल्ट का नियम होता है कि राउल्ट नियम के अनुसार प्रत्येक पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है वह मोल किसके, वह मोल अंश के, किसके, मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिएगा, ये जो प्रत्येक पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है, ठीक है, ठीक है, आंशिक दाब होता है वो किसके, वो प्रत्येक पदार्थ का जो, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है वो क्या होता है, वो आपका मोल किसके, मोल अंश के क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये राउल्ट का नियम है। अगला करें कि पहाड़ों पर, किस पर, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम है, कि तापमान कम है, कि दाब उच्च है, कि अधिक वायु है। तो याद रखिएगा, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, इसका कारण क्या है कि वहां पर वायुमंडलीय दाब का है, कम है, वहां पर वायुमंडलीय दाब का है, कम है।
अब कहता है कि राउल्ट नियम के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था राउल्ट नियम के अनुसार, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है वो क्या होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है, ऐसे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, तो देखिए यहाँ 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 x ये होना चाहिए, तो इसलिए ये क्या है, गलत है। दूसरा ये देखिए ये तो सही है लेकिन ये गलत है। ठीक है, हाँ ये क्या है आपका सही होगा कि पी ए देखना आंशिक दबाव पी नॉट ए आप एक्स ए, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि पीटी क्या कर रहा है कि पीटी तथा एक्स बी, पीटी तथा एक्स बी के बीच का ग्राफ का स्लोप है। ठीक है, पीटी तथा एक्स बी के बीच ग्राफ का स्लोप है। तो देखिएगा ये थोड़ा सा ये बिहार बोर्ड से हटकर क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार बोर्ड से क्या है, हटकर क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग गलती से हो गया है लेकिन ऑप्शन आपको बता देते हैं। ठीक है, कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा कि इसको पहले रख देना। क्या रख देना, पहले, ऐसे। ठीक है, आपको ये हो जाएगा पी नॉट बी। ठीक है, पी नॉट बी माइनस पी ए, पी नॉट को, ठीक है, तो इसका ये स्लोप होगा। ठीक है, क्योंकि ये बता भी नहीं रहे हम आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा बिहार बोर्ड से हट कर क्वेश्चन है। ठीक है, मिस्टेक से टाइपिंग हो गया। ठीक है, कि अगर पीटी तथा एक्स बी के बीच ग्राफ का स्लोप कहेगा तो याद रखना कि ये माने बी के पार्शियल दाब को पहले रख देना। ठीक है, यानी पी नॉट बी माइनस का हो जाएगा पी नॉट ए हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखेंगे निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन के का है उदाहरण है। अब बात करते हैं कि देखिए सॉल्यूशन जो होता है ना वो दो प्रकार के होता है। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं आदर्श विलयन, एक को क्या बोलते हैं आदर्श, एक को बोलते हैं आदर्श विलयन, एक को क्या बोलते हैं अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आदर्श विलयन माने कि देखिए वो विलयन जो राउल्ट के नियम का। अच्छा, आदर्श बेटा बेटी किसको कहेंगे, तो वह बेटा बेटी जो अपने माता पिता का, वो बेटा बेटी जो अपने माता पिता का कहना माने, उससे क्या कहते हैं, आदर्श बेटा बेटी कहते हैं। आदर्श छात्र किसको कहते हैं, तो वह छात्र जो अपने टीचर का कहना मांगे उसको क्या कहते हैं, आदर्श स्टूडेंट। और आदर्श विलयन किसको कहते हैं, तो वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का, किसका, जो राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। जो राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उसको क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आदर्श। तो याद रखिएगा इसका जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है वो है आपका क्या, बेंजीन, क्या, बेंजीन प्लस का टॉल्यूइन। याद रखिएगा आदर्श विलयन का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, बेंजीन। क्या याद रखेंगे, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन के, बेंजीन प्लस का टॉल्यूइन के, ठीक है, विलयन को, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन के मिश्रण को, ठीक है, विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। तो ये आप एग्जांपल याद रखिएगा आदर्श विलयन का, किसका, बेंजीन और का टॉल्यूइन। ठीक है, बेंजीन और टॉल्यूइन। अब आइए कहता है कि धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन के लिए कौन सत्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो आपका अनादर्श विलयन होते हैं, क्या होते हैं, अनादर्श। ठीक है, अनादर्श विलयन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या, धनात्मक, क्या होते हैं, धनात्मक। एक क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा धनात्मक के लिए, किसके, धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन के लिए याद रखिएगा डेल्टा
डेल्टा V और डेल्टा H दोनों का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ दिया गया ऑप्शन है कि डेल्टा V 0 से क्या है, बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। अगला करें कि निम्नलिखित में कौन ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन के का उदाहरण है। ठीक है, कौन उदाहरण है, करें कि निम्नलिखित में कौन ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन के का है उदाहरण है, कि बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, कि वाटर प्लस CaCO3, बेंजीन प्लस हेक्सेन, कि वाटर प्लस का H है। तो ये याद रखिएगा, कौन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन में हमको लगता है कि टाइपिंग में गड़बड़ हो गया। ठीक है, हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग गलती हो गया है। आइए 46 कर है कि निम्नलिखित में कौन धनात्मक, ठीक है, निम्नलिखित में कौन धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन के का है उदाहरण है। इसमें भी उन्होंने टाइपिंग में थोड़ा सा ठीक है, मिस्टेक कर दिए हैं। अगला आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा 46 और 45 में थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, अब आइए करें कि क्वथनांक के उन्नयन के लिए कौन सही व्यंजक है। तो याद रखिएगा, क्वथनांक का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, एक होता है डेल्टा टीबी। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन को किससे सूचित करते हैं, डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, के नॉट बी क्या होता है, सॉरी के बी, और एक होता है क्या, एम। ठीक है, क्या होता है, एम होता है, और एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर एक होता है आपका कि टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, तो देखिए ये दो फार्मूला होते हैं, क्या होते हैं, ये दो फार्मूला होते हैं किसके लिए, क्वथनांक के उन्नयन के लिए। देखिए, तो ये पहला क्या है, सही है, डेल्टा टीबी बराबर टीबी नॉट माइनस टी नॉट बी। दूसरा डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू का एम। तो ये ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सूत्र सही होता है। आइए अब कहता है कि एक न्यूमेरिकल बना ली जाए, करें कि यूरिया के क्या करें, यूरिया के 10 मोलर जलीय विलयन का क्या करें, क्या करें, क्वथनांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, क्वथनांक ज्ञात करें। तो देखिएगा, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कि डेल्टा टीबी क्या पढ़ा, डेल्टा टीबी बराबर होता है क्या, केबी इंटू क्या, मोलरता होता है। ठीक है, तो आइए अब देखिए, तो यहाँ केबी का तो मान दिया है कितना, 0.25 और एम का मान दिया है कितना, 10। अब जब इसको हम लोग थोड़ा सा आयती करते हैं, तोड़ते हैं, प्रसार करते हैं, तो ये होगा, अभी पढ़े थे ये क्या, टीबी क्या पढ़े थे, टीबी आएगा टीबी नॉट पढ़े थे ना। तो देखिएगा, याद रखिएगा, ये जो शुद्ध विलायक होते हैं, क्या होता है, शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो कितना, 100 डिग्री होता है। कितना होता है, 100 डिग्री। और जब इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 5.2 हो जाएगा। तो लाइए 100 को इधर, जब 100 को लाएंगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 5.2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 105.2 डिग्री। कितना हो जाएगा, 105.2 डिग्री। तो कौन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अब देखिए, ये आप लोग खुद बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, करें कि ग्लूकोज के 2 मोलर जलीय विलयन का क्वथनांक क्या करें, ज्ञात करें। केवी का मान दिया है 0.52। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 48 पर सेम क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कि क्या होगा।
अगला क्वेश्चन है, करे कि हिमांक के अवनमन के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों देखिएगा, इसी प्रकार डेल्टा अब टी एफ, ठीक है, क्योंकि हिमांक के अवनमन को किसी सूचित करते हैं, हिमांक के अवनमन को हम डेल्टा टी एफ से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो इसका होता है के एफ, क्या होता है, के एफ इंटू का एम होता है, ठीक है। और एक डेल्टा टी एफ का, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि टी नॉट, क्या होता है, टी नॉट एफ होता है और माइनस टी एफ होता है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई यदि पानी है, विलयन है, उसमें और अवाष्पशील मिलाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या हो जाते हैं कि उसका बॉइलिंग क्वथनांक तो बढ़ेगा, लेकिन फ्रीजिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये देखिएगा, ये सही है, ठीक है, कि डेल्टा टी बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है, और डेल्टा टी बराबर के एफ इंटू एम, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। ए एंड क्या, बी, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। हाँ, आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं इसका, ठीक है। तो अभी बताए थे कि डेल्टा टी एफ बराबर क्या था, के एफ इंटू मोलरिटी था, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ के एफ का मान कितना, के एफ का मान है 0.52 है, और एम का मान कितना है, 2 है। अब इसको तोड़ लेते हैं, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी नॉट एफ माइनस का टी एफ, ठीक है। तो टी एफ का होता है जलीय विलयन का क्वथनांक, इसका तो होता है, इसका क्या 0 डिग्री, क्या होगा 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री होगा। और ये टी नॉट एफ जब इसको हल करेंगे तो देखिएगा ए हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10 के 0 आई, माने हो जाएगा 1.04। देखिए अब ये माइनस को से या तो दोनों तरफ गुणा कर लीजिए, ठीक है, मैंने 0.52 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 1.04 आएगा, ठीक है। इस माइनस को इधर जाने देते हैं, तो ये हो जाएगा टी एफ बराबर माइनस 1.04, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया। हाँ, यहाँ गुणा में गलती हो गया, सॉरी। देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 पचे 10 के 0, ठीक है, 2 एकम 2 सॉरी, हाँ देखिए ये हो गया आपका ये तो 100। हाँ, इसका याद रखेंगे, इसका होता है आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 1.0 हो जाएगा 4। और ये टी नॉट एफ जो होता है, इसका होता है आपका कितना, थोड़ा सा यदि हो रहा है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को बना करके हमें कमेंट करिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब कहता है, इसमें ध्यान देंगे कि निम्नलिखित जलीय घुल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक ट्रिक कि एक बीमारी 4 इलाज, ठीक है, 4 बीमारी 1 इलाज। क्या याद रखना है कि 4 बीमारी 1 इलाज। जैसे कभी पूछा जाएगा कि किसका क्वथनांक माने डेल्टा टीबी अधिकतम होगा, किसका, ठीक है, हिमांक का होना। तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा देखिए। इसमें देखा जाता है कि वांट
एथी वांट हाफ गुणांक किसका, वांट हाफ गुणांक किसका अधिक होता है। ठीक है, इसे देखिए, ये देखेंगे ये सबका सेम है, सबका क्या है, सेम है। तो अब क्या करते हैं कि इसमें हम वांट हाफ गुणांक को देखेंगे, क्या देखेंगे, आई फैक्टर देखेंगे, क्या देखेंगे, हाँ अगर आई फैक्टर, ठीक है, क्या आई फैक्टर देखेंगे, ठीक है, और डिसिएशन देखिएगा, तो इसमें देखते हैं कि देखिएगा जैसे ये Na हो गया, क्या हो गया, Na, तो इसका 1 इसका का 1, ठीक है, तो इसमें देख लेंगे कि n का मान किसका अधिक है। ठीक है, क्योंकि इधर देखिए शुरू को 2 को ले लेते हैं, ये ठीक ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, तो देखिएगा Na का 1 OH का 1, ठीक है, तो यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए NH2 तो इसका 1 और इसका 1 और इसका NO3 का 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना, 2। अब देखिए Na का 2 और SO4 का 1 तो कितना, SO4 का 1 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये K का 1 और NO3 का क्या 1, ठीक है, तो ये 2 हो गया, क्या हो गया, 2। तो देखिए जिसका n का मान क्या होगा, अधिक होगा, जिसका n का मान क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है, उसी का क्वथनांक क्या होगा, अधिकतम होगा, क्या होगा, क्वथनांक अधिकतम होगा। तो इसमें किसका होगा, Na2SO4 का, ठीक है, इसका क्या होगा, क्वथनांक क्या होगा, अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। ठीक है, हिमांक अवनमन अधिक, तो वही हम लोग देखेंगे इसका, जिसका n का मान अधिक होगा, उसी का हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन सबका होगा, अधिक होगा। तो देखिएगा ये K2SO4 है तो यहाँ 2 हो गया, SO4 का 1 हो गया, ठीक है, जैसे ये Na का 1 Cl का 1, ठीक है, यूरिया का 1 होता है, ग्लूकोज का भी 1 होता है n का मान। देखिए यहाँ n का मान कितना, 2 को 1 का होगा, 2 माने 2 को 3 हो जाएगा, यहाँ कितना 2 हो जाएगा। तो देखते हैं कि n का मान किसमें, K2SO4 में ज्यादा है, तो यही इसका क्या होगा, हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। अगला, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका हिमांक न्यूनतम होगा, क्या होगा, किसका हिमांक न्यूनतम होगा, माना अधिकतम होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ ग्लूकोज है तो इसका तो 1 हो जाएगा, ठीक है, हाँ यहाँ Al2 है तो देखिए Al का 2, SO4 का है 3 है, तो यहाँ n का मान 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब Na का 1 OH का 1 तो कितना हो जाएगा, n का मान 2 हो जाएगा। तो देखिए ये Al2SO4 का होल थ्राइस, ये देख रहे हैं ना, इसमें क्या हो रहा है, n का मान अधिक हो रहा है, तो इसी का हिमांक का अवनमन क्या होगा, अधिकतम होगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केबी का सत्य व्यंजक है, निम्नलिखित में केबी का सत्य व्यंजक है। ठीक है, तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन केबी माने क्या होता है, वही आपका जो मोलल स्थिरांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलल स्थिरांक, तो उसका सत्य व्यंजक कौन होता है, केबी बराबर r, क्या होता है, केबी बराबर r T0b का स्क्वायर बटा 1000 इंटू का LV, क्या होता है, LV, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में कौन KF का सत्य व्यंजक है, तो KF का देखिएगा तो वो हो जाएगा आपका KF बराबर क्या हो जाएगा, KF बराबर R, क्या हो जाएगा, R T0F का स्क्वायर अपन में कहा 1000 LV, क्या हो जाएगा, LV। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है, करें कि आदर्श विलयन का
आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। तो देखिए आदर्श विलयन आपको बताया है कि वैसे बेटा बेटी जो अपने माँ बाप का कहना माने, वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, तो यह राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है। चलिए अगला करें कि परासरण दाब के लिए, परासरण दाब के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। करें कि परासरण दाब के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो याद रखिएगा पाई बराबर क्या, पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी क्या है, वही आपका सत्य है। पाई बराबर सी आर टी क्या है, सत्य है। अगला करें कि अर्ध पारगम्य, करें कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से परागण क्रिया में निकल जाते हैं। ठीक है, निकल जाते हैं, परासरण क्रिया में निकल जाते हैं विलेय के अणु की, विलायक के अणु की जटिल आयन की सरल आयन। तो याद रखिएगा विलायक के अणु, विलायक के अणु जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होते हैं जैसे, तो उससे क्या हो जाते हैं, विलायक के अणु बाहर निकल जाते हैं। अगला करें कि शर्करा जिसका चीनी का अणुभार दिया है 342 के 5% घोल पदार्थ X के 1% घोल के समपराशरी है, तब X का अणुभार है। तो याद रखिएगा समपराशरी, ठीक है, समपराशरी विलयन किसको कहते हैं। तो बोले थे हम लोग कि वैसा विलयन ना जिसके परासरणी दाब बराबर हो, वैसा विलयन, ठीक है, जिसके परासरणी दाब क्या हो, बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जिसके परासरणी दाब बराबर हो तो उसको बोलते हैं समपराशरी विलयन। तो देखिएगा इसमें हमको पूछा गया कि अणुभार क्या होगा, X का अणुभार क्या होगा। तो देखिएगा हम लोग क्या करते हैं इसमें कि देखिए पहले का परसेंटेज बटा दूसरे का परसेंटेज बराबर में, ठीक है, पहले का मोलिकुलर मास अपॉन दूसरे का क्या मोलिकुलर मास से निकालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले का कितना दिया है 5%, फिर से दूसरे विलयन का क्या दिया 1%, और इधर पहले का आपका मोलर मास दिया है कितना 342, ठीक है, और यहाँ दूसरे का दिया है क्या X। ठीक है, तो जब हम X को यहाँ कर देंगे और ये 342 बटा का 5, तो जब 342 में 5 से भाग देंगे देखिए कितना हो जाएगा, 5 छके 30, 5 छके 30, ठीक है, तो 4, तो ये 5 बटा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 बटा 40 जो भाग देंगे और 5 का क्या 20, यानी 68 का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 68 का हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, तो देखिए ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन क्या है सेम है, देख लीजिए ग्लूकोज के दे दिया है 180 के, माने ग्लूकोज के 10% घोल पदार्थ X के 2% घोल के समपराशरी है, तब X का अणुभार। ठीक है, तो ये आप लोग खुद बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अगला करें कि एक घोल जिसका परासरण दाब कितना है 300 केल्विन पर 0.021 वायुमंडल है, एटीएम है। ठीक है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा, तो देखिएगा ये सांद्रण का फॉर्मूला C बराबर mRT किस पर बनेगा, इस फॉर्मूले पर बनेगा। ठीक है, इस C बराबर mRT। ठीक है, तो देखिएगा यहां आपको दिया है, ठीक है, यहां आपको दिया है कि एथी पर क्या बोलते हैं, आपको दिया है कि एक घोल जिसका परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब कितना, ये 300 केल्विन पर कितना दिया है 0.0821। ठीक है, और यहाँ क्या बोलते हैं आपको यही निकालना है। ठीक है, सांद्रण निकालना है, हाँ, और R का तो मान हम लोग जानते हैं, गैस क्वेश्चन होता है, तो गैस क्वेश्चन 0.000
0.0821 होता है और टेम्परेचर दिया है कितना 300 दिया है, कितना 300। तो इसे तो कट गया, ठीक है, एक बार में। अगर हम कहें कि m का मान क्या होगा तो देखिए ये चला जाएगा कहाँ नीचे में, तो 1 बटा हो जाएगा 300, ठीक है। और जब 1 में 300 से भाग देंगे तो देखिएगा यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग गलती है, इसको भी 0 करना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी का। तो जब इसको भाग देंगे तो ये आएगा 0.000 का आएगा 3 आएगा। आप लोग भाग दे करके देख लीजिएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। करें कि जल का शुद्धिकरण उदाहरण है, जल के शुद्धिकरण का उदाहरण है प्रसारण की। यहां उल्टा बोल देंगे, क्या बोल देंगे, उल्टा, ठीक है, उल्टा प्रसारण के विसरण इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जल का शुद्धिकरण जो हम लोग करते हैं वो किससे करते हैं, उल्टा परासरण से करते हैं। किसे करते हैं, उल्टा परासरण से करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किसमें, ठीक है, निम्नलिखित में किसमें एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन माने अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती, परासरण में कि विलोम परासरण में कि विसरण में, कि में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा विसरण में एसपीएम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। करें कि निम्नलिखित में किसमें एसपीएम की आवश्यकता होती है, परासरण की विलोम परासरण की विसरण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसमें आपका परासरण की आवश्यकता पड़ती है, सॉरी एसपीएम की आवश्यकता पड़ती है। तो परासरण में करें कि विघटन के लिए, कहेंगे कि विघटन के लिए होता है। तो याद रखेंगे, ठीक है, कि विघटन के लिए ठीक है, विघटन के लिए, ठीक है, जो आपका वो होता है, ठीक है, तो होता है एब नॉर्मल कंसंट्रेशन सीपी बटा, ठीक है, नॉर्मल माने सीपी होता है। तो देखिए यहाँ आप जानते हैं कि कितना ये हो गया आपका, कितना 8 हो गया, क्या हो गया 8 हो गया, 8 हो गया, ये कितना है 4 है। तो जब भाग देंगे तो क्या होगा 2। तो देखिए आई का मान हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। आई का मान हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि विघटन के लिए, किसके लिए, विघटन के लिए कौन सत्य है, विघटन के लिए कौन सत्य है। तो याद रखिएगा विघटन के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि जो आई बराबर होता है वो होता है आपका 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस क्या होता है, एन होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आई बराबर, ठीक है, आई बराबर 1/2 गुणांक मैंने आई बराबर होता है 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस का होता है एन होता है। देखिएगा इसी में आपको क्या किया है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को ऐसी किया गया, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया, फुसलाया गया है। 1 को हम कर देते हैं इधर, तो जब 1 को इधर करेंगे तो आई माइनस 1 बराबर माइनस अल्फा इंटू का 1 माइनस एन, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यहां पर होगा आपका माइनस, ठीक है, यानी सी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो कहता है कि निम्नलिखित में कौन संयोजन के लिए सत्य है, कहे कि निम्नलिखित में कौन संयोजन के लिए सत्य है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन संयोजन के लिए सत्य है, ठीक है। तो संयोजन के लिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी आपका क्या होगा सत्य हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि MgCl2
के, ठीक है, MgCl2 80% विघटित होते हैं, तब आई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? आई ज्ञात करना है। देखिए वो टाइपिंग में छोड़ दिए हैं, तो आई बराबर होता है 1 माइनस अल्फा इंटू का 1 माइनस का होता है n होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखिए पहले कैसे अल्फा का मान निकालते हैं, ये सीख लेते हैं। देखिए ये 100% में कितना है, 100% में कितना कितना टूटे हैं? 80, ठीक है, कितना 80 टूटे हैं। तो हम क्या कर देंगे यहाँ, ठीक है, हम 8 माने, ठीक है, तो ये क्या कर देंगे 8 बटा का 100, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये हो जाएंगे का कि 80 बटा 100, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.8, ठीक है। और ये देखिए ये ऐथी हो जाएगा 1 आएगा 1, ठीक है, 2 में टूटेंगे, तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ अल्फा का मान कितना है 0.81, ठीक है, आयन का मान कितना 2, तो ये हो जाएंगे 1, ये 0.8, एक में से 2 गया तो 1 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी ये हो जाएंगे 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट, ठीक है, ठीक। और यहाँ आप क्या कर दीजिएगा 0 पॉइंट, जो थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, अच्छा ठीक है, अब तो टाइपिंग नहीं हुआ है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। टाइपिंग हुआ होता तो हम उसका आंसर बता देते आप सबको। आइए, और इसके बाद, ठीक है, तो हम यानी इतना ही समझिए, 68 तक क्वेश्चन क्या समझिए कि सही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।